नमस्कार साथियों। वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भानु प्रताप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इंडियन इकोनॉमी के सीरीज में। आज इस पुस्तक के 5वें चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसका क्लास 1 आपके सामने आज है। आज के हमारे क्लास का टॉपिक होगा भारत में नियोजन से संबंधित परिचय और इसकी पृष्ठभूमि। इसके पृष्ठभूमि में ही हम लोग नियोजन संबंधी जो कुछ प्रमुख प्रस्ताव स्वतंत्रता के पूर्व भारत के सामने आए थे उन सबको हम लोग यहाँ देखेंगे। उसमें विश्वेश्वरैया योजना, फिक्की का प्रस्ताव और फिर कांग्रेस प्रस्ताव, ये तीन योजनाएं थी नियोजन के संदर्भ में। वैसे भारत में नियोजन वाला ये जो टॉपिक है, 5वां चैप्टर है, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। उन सब टॉपिक को आपको जानना जरूरी है ताकि आपको पता चल सके इस सिलेबस का कौन कौन सा हिस्सा इस चैप्टर में कवर हमारा हो जाता है। और बहुत ही बड़ा चैप्टर ये है, इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आपको पता हो जाए कि कौन कौन सा टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत कवर होने वाले हैं। तो पहली बात तो परिचय और पृष्ठभूमि, जो कि हम लोग इस क्लास में देख लेंगे। इसके अलावा योजना के प्रमुख उद्देश्य, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय नियोजन, बहुस्तरीय नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन की ओर। इसके अलावा योजना आयोग और वित्त आयोग में क्या संबंध है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, उन सबको भी। नियोजन का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन, समावेशी वृद्धि यानी इंक्लूसिव ग्रोथ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मेंस का कई बार सवाल पूछा गया है। इसके अलावा संसाधन संगठन यानी कि रिसोर्स का मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी आपके सिलेबस का बहुत ही प्रमुख हिस्सा है। निवेश मॉडल, ये भी सिलेबस का पार्ट है। केंद्रीय क्षेत्र योजना व केंद्र प्रायोजित योजना यानी सेंटर सेक्टर स्कीम्स यानी और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कई सारे टॉपिक हमारे मेंस के यहाँ इस चैप्टर से कवर हो रहे हैं। इसके अलावा स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, विकास प्रबोधन एवं मूल्यांकन कार्यालय, नीति आयोग, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने बात किया था, अब विस्तार से फिर हम लोग बात करने वाले हैं। नीति आयोग के प्रमुख दस्तावेज यानी मेजर डॉक्यूमेंट्स ऑफ नीति आयोग, परफॉर्मेंस ऑफ नीति, यहाँ परफॉर्मेंस ऑफ नीति आयोग ना कर करके परफॉर्मेंस ऑफ नीति कहा गया है। तो यहाँ नीति को आपको इन्वर्टेड कोमा में एक विशेष संदर्भ में नीति का यहाँ प्रयोग करेंगे कि नीति आयोग की स्थापना के बाद जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं सरकार की, वो कितना अच्छे से इंप्लीमेंट हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ नीति शब्द जो है वास्तव में वो पॉलिसी के संदर्भ में किया, लेकिन फिर भी नीति आयोग के बाद नीतियां कैसे निष्पादित हो रही है उस संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, महामारी के बाद यानी कोरोना के बाद किस तरह से हमारी जो नियोजन की व्यवस्था है वो काम कर रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में नियोजन यानी प्लानिंग इन इंडिया, ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक का सबसे पहला जो खंड होगा यानी कि परिचय, उससे स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, हम लोगों ने बात पहले ही कर लिया है कि भारत में नियोजन की प्रक्रिया जो स्टार्ट हुई है, या इवन पूरी दुनिया में नियोजन की प्रक्रिया जो स्टार्ट हुई है, उसके पीछे सोवियत संघ का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। सोवियत संघ का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो सोवियत संघ के विषय में आप जानते हैं कि सोवियत संघ मतलब वहां जो बोल्शेविक क्रांति हुई 1917 में, वहां एक नई व्यवस्था आई है। तो उस समय तो नहीं, उसके कुछ समय के बाद यानी 11 साल के बाद यानी 1928 में यहाँ पहली पंचवर्षीय योजना के रूप में यहाँ अपनाया गया। पहली पंचवर्षीय योजना या फिर संभवतः छठी पंचवर्षीय योजना थी, इसको कंफर्म हमें कर लेना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना या फिर प्रथम 6 वर्षीय योजना वहां लागू की गई। फिर 1920 से 30 के दशक में पूर्वी यूरोपीय देशों के अर्थशास्त्रियों के ब्रिटेन व अमेरिका में पलायन के पश्चात, ठीक है, ऐसा एक कहा जा रहा है किताब में कि इस दशक में 20-30 के दशक में पूर्वी यूरोपीय देशों यानी कि जो सोवियत संघ के प्रभाव वाले जो देश थे, वो इन सब देशों से पलायन करके अमेरिका या फिर ब्रिटेन वगैरह चले जाते हैं। ठीक है, कई बार अर्थशास्त्रियों का इस तरह से पलायन होता है, विद्वानों का होता है। तो जब ये विद्वान पश्चिमी देश जाते हैं तो वहां उन देशों को पता चलता है कि वास्तव में सोवियत संघ और उसके प्रभाव वाले जो देश हैं वहां नियोजन की प्रक्रिया काम कैसे करती है। तो इस तरह से जो लोकतांत्रिक देश थे या जो औपनिवेशिक कंट्री थे, विभिन्न देशों के द्वारा जो है जिनको गुलाम बनाया गया था या फिर कॉलोनीज जहां बनाई गई थी, उन सब देशों में भी और लोकतांत्रिक देशों में भी नियोजन की प्रक्रिया के संबंध में विचार होना प्रारंभ हो जाता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में भी ऐसा हुआ है कि भारत में आजादी के पहले ही नियोजित
अर्थव्यवस्था वाला भारत देश होगा ये निश्चित हो गया था। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सोवियत संघ या फिर पूर्वी यूरोपीय कंट्री या फिर ये सब जो अर्थशास्त्री पश्चिमी दुनिया में गए हैं और नियोजन की प्रक्रिया के बारे में पूरी दुनिया में बातचीत होने लगी, इसी का एक असर था भारत पर भी कि भारत में भी आजादी के पहले ही यह निश्चय हो गया कि भारत एक नियोजित अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। यहाँ एक बहुत ही सुंदर लाइन, इसी का कंटिन्यू एक लाइन है कि भारत का वास्तव में आर्थिक इतिहास नियोजन का ही इतिहास है। यहाँ से एक फुल प्रश्न भी बन सकता है कि वर्तमान में भले नियोजन की प्रक्रिया को हम मतलब इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत का आर्थिक इतिहास वास्तव में नियोजन का ही इतिहास है। टिप्पणी करें, ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि फिर से मैं इस प्रश्न को रिपीट करता हूं, शब्द में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है क्योंकि लिखा हुआ प्रश्न नहीं है, लेकिन भावना वही रहेगी। तो वर्तमान में नियोजन को हम प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर रहे हैं, बावजूद भारत का आर्थिक इतिहास वास्तव में नियोजन का ही इतिहास है। टिप्पणी करें। ठीक है, ये एक प्रश्न बन सकता है, इस प्रश्न का आप लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब पृष्ठभूमि पर बात करते हैं कि भारत में नियोजन की प्रक्रिया जो स्टार्ट हुई इसके बैकग्राउंड पे बात करते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में नियोजन की अनिवार्यता दर्शाते हुए अनेक प्रस्ताव सामने आए थे। अब प्रस्ताव तो आए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस तरह के किसी प्रस्ताव पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं। मतलब इंडिविजुअल के द्वारा इस तरह के कुछ प्रस्ताव आए थे या फिर कुछ संगठनों संस्थाओं के द्वारा इस तरह के प्रस्ताव आए थे नियोजन के संदर्भ में। ठीक है, वैसे नियोजन की इन सब प्रक्रियाओं से ब्रिटेन को फायदा ही होना था, बावजूद ब्रिटिश सरकार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंततः हम जानते हैं कि नियोजन प्रारंभ हुआ भारत में। तो कुछ जो प्रमुख प्रस्ताव थे उसमें पहला जो सबसे प्रमुख प्रस्ताव है वो है विश्वेश्वरैया योजना। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रस्ताव था, और सबसे बड़ी बात है कि जो देने वाले थे यानी एम विश्वेश्वरैया वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इनका नाम था, एम विश्वेश्वरैया यानी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ये है, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए। पहली बात तो इनका जन्म जो है वो हुआ है 15 सितंबर 1860 को हुआ है। फिर इनका जीवन काल जो है वो 1962 तक रहा है। तो 15 सितंबर को इसीलिए हम जानते हैं कि अभियंता दिवस, राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी नेशनल इंजीनियरिंग डे 15 सितंबर को इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। पॉइंट लिख लेना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 1955 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 1955 में इस दो पॉइंट को ध्यान में रखेंगे और समझ सकते हैं कि यह शख्सियत कितनी महत्वपूर्ण थी। तो विश्वेश्वरैया योजना के बारे में देख लेते हैं। नियोजन से संबंधित क्या था इनका, तो भारत में नियोजन की पहली जो रूपरेखा प्रस्तुत करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ये मैसूर राज्य के पूर्व दीवान व अभियंता यानी इंजीनियर थे। इनका उल्लेख, ये जो नियोजन की प्रक्रिया जिनके बारे में इन्होंने बताया, उसका उल्लेख इनकी पुस्तक है द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। 1934 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई और उसी पुस्तक में अपने नियोजन संबंधी प्रस्ताव को या फिर विचार को इन्होंने दुनिया के सामने रखा। नियोजन के उनके विचार लोकतांत्रिक पूंजीवाद में व्यावहारिक वो उपयोगी थी। यानी अमेरिका का जो लोकतांत्रिक पूंजीवाद है, वहां पूंजीवाद है लेकिन लोकतंत्र भी है। तो इस तरह से लोकतांत्रिक पूंजीवाद के लिए फिट बैठने वाला एक नियोजन का पूरा विचार उनका था। ठीक है, उस समय तो दो ही मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तो सोवियत संघ का विचार था, एक पूंजीवादी अमेरिका का विचार था। ठीक है, तो नियोजन की प्रक्रिया हम देखते हैं कि सोवियत संघ से गई, लेकिन इनकी नियोजन का जो विचार था वो अमेरिका में भी फिट बैठ सकता था। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण यह है इनका नियोजन का इस तरह का विचार कि आधुनिकीकरण कृषि क्षेत्र से श्रम का उद्योग की ओर संक्रमण पर बल था। मतलब इनका औद्योगिकरण कृषि क्षेत्र से श्रम का उद्योग की ओर संक्रमण, यानी कि जो श्रम बल है वो मुख्य रूप से तो एग्रीकल्चर में लगी हुई है। वो एग्रीकल्चर वाला श्रम बल जब मतलब औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ेगा यानी उद्योगों में जब जाएगा तब औद्योगिकरण हो सकता है। तो इसमें औद्योगिकरण कॉमा दे सकते हो, औद्योगिकरण और कृषि क्षेत्र से श्रम का उद्योग की ओर संक्रमण पर बल था इनका। ठीक है, यानी फोकस उस पर ये कर रहे थे। इसके माध्यम से इनका मानना था कि एक दशक में ही जो राष्ट्रीय आय है वो दोगुनी हो सकती है। ये तो हो गया विश्वेश्वरैया योजना। दूसरा योजना जो है वो फिक्की का है। इसको कहते हैं फिक्की का प्रस्ताव, द फिक्की प्रपोजल। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। फिक्की का फुल फॉर्म आप यहां देख सकते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये अभी भी एक्टिव है, ये अभी भी काम कर रहा है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो फिक्की भारतीय उद्योगपतियों का सर्व प्रमुख संगठन था। फिक्की ने 34 में भारत में राष्ट्रीय नियोजन की गंभीर जरूरत बताई और इसके पक्ष में इन्होंने तर्क दिया। उस समय इसके अध्यक्ष जो है NR सरकार थे, तो उन्होंने
राष्ट्रीय नियोजन के पक्ष में कुछ बातें कही। क्या बातें कही? तो एक बात तो इन्होंने ये कहा कि अहस्तक्षेप की को बीते युग का सिद्धांत बताया, यानी कि सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप ना करे। एडम स्मिथ ने जैसा कहा था कि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अहस्तक्षेप होना चाहिए सरकार का। सरकार ने यह बताया, यानी एनआर सरकार ने यह बताया कि नहीं, ये हस्तक्षेप वाला जो मामला है ये बीते युग की बात है। वर्तमान की आवश्यकता तो कुछ इस तरह की है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में एक्टिवली अपना रोल प्ले करना चाहिए, यानी हस्तक्षेप करना चाहिए। तर्क उन्होंने दिया कि भारत जैसे पिछड़े देश में आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों का समावेशन हो। तो वास्तव में जो फिक्की या इस तरह के संगठन थे, तो जरूरी नहीं है कि ये देश से पिछड़ेपन को हटाना चाहते थे। कई बार ऐसा भी होता है कि पिछड़ेपन को हटाना मुख्य लक्ष्य ना होकर के लक्ष्य जो था वो था कि मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, उसका विकास होना। क्योंकि सरकार जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक जो है अर्थव्यवस्था का परंपरागत ढांचा बना रहेगा। और अर्थव्यवस्था का परंपरागत ढांचा शहरों से नहीं बल्कि गांवों से संचालित होती है। ग्रामीण स्तर पर बहुत सारे रोजगार होंगे, बहुत सारे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होंगे, बहुत सारी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग गांव में ही हो जाएगा, ठीक है। तो सरकार जब इन्वॉल्व होगी तब उन परंपरागत उत्पादन व्यवस्था को आधुनिक उत्पादन व्यवस्था में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस बात को प्राइवेट सेक्टर वाले भी ढंग से समझ रहे थे। इस कारण से फिक्की ने मतलब राष्ट्रीय नियोजन की गंभीर जरूरत बताई, यानी हस्तक्षेप, यानी सरकारी हस्तक्षेप हो, सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो, इसकी जरूरत बताई। साथ ही एक राष्ट्रीय योजना आयोग की भी जरूरत बताई। फिक्की ने राष्ट्रीय योजना आयोग की भी जरूरत बताई जो कि नियोजन की संपूर्ण प्रक्रिया का समावेशन करे, जिससे देश का अतीत के साथ संरचनात्मक विच्छेद हो सके। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि मैं अभी बोल रहा था कि वास्तव में जो हमारा परंपरागत जो इकोनॉमिकल सेटअप था, जिसकी बात मैं बार बार करता हूं, वो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित था। परंपरागत जो एक हमारा इकोनॉमिकल सेटअप था उसमें ग्रामीण क्षेत्र में ही उत्पादन हुआ करता था। तो फिक्की भी इस बात को समझ रहा था और उसने कहा कि अतीत के साथ संरचनात्मक विच्छेद तभी हो सकता है जब राष्ट्रीय लेवल पे कुछ योजनाएं बने। उसके लिए राष्ट्रीय योजना आयोग का भी गठन करना चाहिए। 19वीं सदी के अंत तक जो प्रमुख कुछ राष्ट्रवादी थे, जो अर्थशास्त्री भी थे, उसमें एमजी रनाडे का नाम आता है, दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, ठीक है। ये रनाडे जी हैं और ये दादा भाई नौरोजी हैं, आप संभवतः पहचान रहे होंगे। इनके आर्थिक चिंतन भी कुछ इसी तरह से थे कि राज्य की प्रभावी भूमिका अर्थव्यवस्था में होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बाजार की प्रक्रियाओं की सफलता को लेके इनको भी संदेह था कि बाजार अपने मैकेनिज्म से, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर और अन्य जो बाजार के मैकेनिज्म होते हैं उसके आधार पर अर्थव्यवस्था पूरी संभल पाएगी, इस बात को लेकर डाउट था, ठीक है। तो इसीलिए राज्य की प्रभावी भूमिका के बारे में हमारे राष्ट्रवादी भी ऐसा कह रहे थे। एक और बात है कि अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका हो, इस संदर्भ में एक और किन्स का जो अर्थशास्त्री सिद्धांत था उसको बल मिला, जो कि अमेरिका में महामंदी के दौरान न्यू डील के रूप में सामने आया, ठीक है। अमेरिका में जब मंदी का दौर होता है, ये 30 का दशक ये होता है, तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो उन्होंने द न्यू डील अपनाया था। ये द न्यू डील जो है सो किन्स का अर्थशास्त्र का जो मॉडल था, जो सिद्धांत था, किन्स ने क्या कहा था? किन्स ने ये कहा था कि अर्थव्यवस्था में राज्य की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। किन्स के बारे में हम लोगों ने पीछे देखा था और किन्स के अर्थशास्त्र सिद्धांत के आधार पर द न्यू डील आया था, ठीक है। मतलब अब उसको स्वीकार करे अमेरिका या ना करे, कहीं ना कहीं किन्स के अर्थशास्त्रीय सिद्धांत से ये मिलता था, ठीक है। राज्य का भूमिका होना चाहिए अर्थशास्त्र में। न्यू डील में क्या क्या किया गया उस बात को तो आप यहां देख सकते हैं, इसका टाइमिंग क्या है इस बात को यहां आप देख सकते हैं। तो द न्यू डील के कारण भी, ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन और अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका के सिद्धांत को बल मिला, ठीक है। इसके साथ साथ जो सोवियत संघ का प्रयोग था वो तो था ही। भारत का पूंजीपति वर्ग भी इन घटनाओं से प्रभावित हो रहा था, प्रेरित हो रहा था। अब हम तीसरे पॉइंट पे आएंगे, वो है कांग्रेस योजना, द कांग्रेस प्लान। ये क्या है? ये बात स्टार्ट होती है द नेशनल प्लानिंग कमेटी से। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं कि 1938 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था हरिपुरा का, तो वहां राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। मतलब कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में था, लेकिन नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन किया गया उसके अध्यक्ष जो है वो नेहरू थे, ठीक है। और इसका
इसकी जिम्मेदारी क्या थी? तो इसकी जिम्मेदारी को कुछ पॉइंट में देख सकते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु ठोस नीति और कार्यक्रम तैयार किए जाएं। मूलतः एनपीसी का गठन कांग्रेस शासित प्रांतों के उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान हुआ था, लेकिन यहां हम ये भी जानेंगे कि सिर्फ इसमें मतलब कांग्रेस शासित प्रांतों के उद्योग मंत्री ही नहीं थे, और भी क्या कौन कौन थे लोग, वो भी देखेंगे। तो एनपीसी में इस सम्मेलन में एम विश्वेश्वरैया, जीआरडी टाटा, जीडी बिरला, लाल श्रीराम सहित अनेक अकादमिक और तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। प्रांतीय नौकरशाह इसमें थे, श्रम संघ के नेता, समाजवादी, साम्यवादी आदि भी इसमें आमंत्रित थे। अब इसमें देखो जो एनपीसी है उसमें कुल मिला के 29 उप समितियां और 350 सदस्य थे। कितना भारी भरकम ये एक कमेटी होगा आप समझ सकते हैं। इसने 29 खंडों में अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की और 1949 में समिति की अंतरिम रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अब एनपीसी का के बारे में बात हो गई। कांग्रेस योजना तो यही थी। कांग्रेस योजना के बाद भी इस दिशा में अब एक्टिविटी बढ़ी। कांग्रेस योजना के बाद इस मतलब क्षेत्र में, इस दिशा में, राष्ट्रीय नियोजन की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हुई। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि एक समिति का गठन होता है, उसका नाम है युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति। इसका मतलब क्या हुआ कि युद्ध के बाद जो है अर्थव्यवस्था का कैसे पुनर्निर्माण किया जाए, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो 41 में गठित इस समिति का कार्य युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य करना था या विचार करना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एक था अर्थशास्त्रियों की परामर्शदायी समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे वो भी देख लीजिए। तो रामास्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में 41 में इस समिति का गठन किया गया था। इसका भी कार्य मुख्य रूप से युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समितियों के लिए, देश के लिए राष्ट्रीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सुझाव कर देना था। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से इनका नाम जो है ये आप ध्यान में रखेंगे। पहली बात तो ये याद रखेंगे कि अर्थशास्त्रियों की परामर्शदायी समिति का गठन कब हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था और क्यों हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? 1941 में हुआ था। क्यों हुआ था? ताकि युद्ध के बाद, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था, उसके बाद अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो भी राष्ट्रीय योजना होगी उसके लिए सुझाव देना था, और किनकी अध्यक्षता में? ये रामास्वामी के बारे में आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पीटी का प्रश्न कई बार डायरेक्टली यहां से बन जाता है। ठीक है, अब इतिहास की किताबों को पढ़ोगे वहां से प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन यहां जो मैं बता रहा हूं अर्थशास्त्र में, भारतीय अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में आपको इस तरह का नाम मिला, प्रश्न बन जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो कई बार इस तरह का हो जाता है कि हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, लेकिन फायदा हो रहा है किसका? हिस्ट्री वाले, वहां से प्रश्न बन गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है योजना एवं विकास विभाग। ये भी लगभग नियोजन के ही संदर्भ में था। तो योजना एवं विकास विभाग यह वायसराय की कार्यकारी परिषद की एक सदस्य की अगुवाई में 44 में गठित इस विभाग का कार्य देश में योजना कार्यों का संगठन और समन्वय करना था। ठीक है, तो वायसराय की कार्यकारी परिषद यानी कि सरकारी स्तर पर इसका गठन किया गया है, और आर्देशिर दलाल की कार्यकारी सदस्य नियुक्त किए गए। इसके कार्यकारी सदस्य नियुक्त किए गए। इसके तहत विशेषज्ञों के 20 पैनल वहां गठित किए गए थे। सलाहकार योजना बोर्ड, ये भी सरकारी एक विभाग था, सरकारी बोर्ड एक था। तो सलाहकार योजना बोर्ड ये क्या था? तो भारत सरकार ने 1946 में इस बोर्ड की नियुक्ति की, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं, राष्ट्रीय योजना समिति के कार्यों तथा अन्य योजना प्रस्तावों की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया था। ठीक है, अंतिम समय था, तो इसलिए ब्रिटेन सरकार भी चाह रही थी कि इस तरह की चीजें जो है फाइनल हो जाए। बोर्ड ने अधिकार संपन्न संगठन के गठन की सलाह दी, जो सीधे मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी और लगातार नियोजन के सभी पहलुओं की प्रक्रिया पर नजर रख सके। वास्तव में एक राष्ट्रीय योजना आयोग के गठन की स्पष्ट सलाह थी, जैसे कि फिक्की ने 34 में दिया था। तो मित्रों, आज की क्लास में हम लोगों ने भारत में राष्ट्रीय नियोजन की क्या पृष्ठभूमि थी उसको अच्छे से समझा। ये चीज जारी रहेगा, अगले क्लास में हम लोग इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग वंदे मातरम आइए इस टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाएं। क्लास के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ मिलेगा, साथ ही साथ आप मुझसे कनेक्ट रह पाएंगे। इकोनॉमिक क्लास पीडीएफ, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें 250 रुपये का शुल्क आपको एक बार जमा करना पड़ता है, और पीडीएफ के साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशन और रिवीजन सेशन वगैरह भी होते रहता है। इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे अपने नाम और डिटेल के साथ, इतना पे करने के बाद आपको इसमें जोड़ लिया जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा, और अगर वास्तव में आपके लिए फ्रूटफुल रहा तो इस तरह का क्लास आपको और आगे भी मिलता रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल आइकन भी इस पर भी आप क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर अपने मित्रों के साथ ज़रूर भी करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।